नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक आईएएस एस्पिरेंट में। मेरा नाम है विशाल राज और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, मानचित्र। कल्पना कीजिए कि आप एक अनजान शहर में हैं और आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आपका सच्चा साथी कौन होता है? तो ऐसे में आपका सच्चा साथी होगा मानचित्र। मानचित्र की सहायता से आप अपने गंतव्य स्थान तक बिना समय गवाए पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मानचित्र बनते कैसे हैं और इनमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तो आइए मानचित्र के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले मानचित्र समझिए कि क्या होता है। देखिए, मानचित्र पूरी पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का है, या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से, किसके माध्यम से? पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। आप चाहे वर्ल्ड का मैप उठा के देखिए, चाहे इंडिया का, चाहे किसी का भी मैप उठा के देखिए, तो वो पूरी पृथ्वी का होगा या फिर उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से खींचा गया चित्र होता है। और जो चित्र खींचा गया होता है वो पैमाने के माध्यम से खींचा गया होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली खींच देंगे। तो मानचित्र क्या होता है? मानचित्र पूरी पृथ्वी की सतह या फिर इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से खींचा गया चित्र होता है। एक भाग जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, या इंडिया ले लीजिए, या अफ्रीका ही ले लीजिए, तो इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। अब पैमाने के माध्यम से कैसे? जैसे इसकी बाउंड्री दिखाएंगे, या साउथ अमेरिका हो या नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों के बीच की दूरी हम पैमाने के माध्यम से मैप पर दिखाते हैं। तो पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पे इसका चित्र हम खींचते हैं और यही हमारा क्या होता है? मानचित्र होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं मानचित्र की आवश्यकता। देखिए, मानचित्र की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? हम बिना मानचित्र के कहीं पे जा क्यों नहीं जा सकते हैं? तो देखिए, मानचित्र की जो पहली आवश्यकता है वो है स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए। देखिए, पहले के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते थे तो वो अपना अनुभव प्राप्त करते थे और वही अनुभव को किसी दूसरे को मौखिक रूप से समझाते थे, लेकिन ये तरीका सीमित था। अब जैसे कोई व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करने गया, एक देश से दूसरे जगह, अब वो जिस रास्ते से जाता है उसका वो एक्सपीरियंस किसी दूसरे व्यापारी को मौखिक रूप से बताता है, ऐसा नहीं कि लिखित रूप से, मौखिक रूप से बताता था। तो लेकिन ये तरीका बहुत ही सीमित था और भ्रमित करने वाला था। भ्रमित करने वाला यानी जैसे दूसरा व्यापारी जा रहा उस रास्ते पे तो भटक जाता था, जहां जाना था वहां जा नहीं पाते थे। तो ये रास्ता क्या था? सीमित था और भ्रमित करने वाला था। लेकिन जब मानचित्र आया तो मानचित्र ने क्या किया? किसी भी स्थान की सटीक स्थिति, दूरी और दिशा को समझना आसान बना दिया। यानी मानचित्र से आप किसी भी स्थान पर एकदम सटीक उस स्थान पे पहुंच सकते हैं, अगर आपको उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो, दिशा पता हो और दूरी पता हो। तो मानचित्र का जो पहला आवश्यकता पड़ा स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर किसी भी स्थान की जानकारी प्राप्त करना है, कितनी दूरी पे है, किस दिशा में है, उसकी स्थिति क्या है, तो ये सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र की आवश्यकता पड़ी। दूसरी आवश्यकता क्या थी? यात्रा और परिवहन के लिए। देखिए, पहले के लोग जितने यात्री थे, व्यापारी थे, सेना थे, इन सभी को जानना बहुत जरूरी था कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कौन सा क्षेत्र पहाड़ी है, कहाँ नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। जब मानचित्र आ गया तो मानचित्र ने इन सभी को रास्ता दिखाने में मदद की। जो यात्री या व्यापारी होते थे, पहले वो तो मौखिक रूप से ही दूसरे, जैसे एक एक शहर से दूसरे जगह, एक शहर से दूसरे शहर में जो है कि यात्री गए या व्यापारी गए, अब वो जब वापस अपने शहर में लौटते थे तो किसी दूसरे यात्री या व्यापारी को मौखिक रूप से उस रास्ते की जानकारी देते थे। लेकिन अब वो मौखिक रूप से जब उस रास्ते की जानकारी देते थे तो क्या होता था कि कभी-कभी वो दूसरा व्यापारी उस रास्ते को समझ नहीं पाता था और भटक जाता था। ऐसे में बहुत दिक्कत होती थी। तो जब मानचित्र आ गया तो मानचित्र ने इन सभी को रास्ता दिखाने में मदद की। तो मानचित्र की जो दूसरी आवश्यकता है वो यात्रा व परिवहन के लिए है। तीसरा अगर हम बात करें राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाएं समझने के लिए। देखिए, मानचित्र का बहुत बड़ा योगदान है राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं को समझने में।
देखिए देश, चाहे वो देश हो, राज्य हो, जिला हो, इन सभी को समझने के लिए और प्रशासन चलाने के लिए मानचित्र बहुत जरूरी हो गया। मानचित्र नहीं होता तो किसी देश की सीमा या राज्य की सीमा या जिले की सीमा हमको पता नहीं चल पाती, लेकिन मानचित्र के माध्यम से इन सभी का सीमा हमको प्राप्त हो जाता है और हमको ये मालूम होता है कि हमको इतने ही एरिया के अंदर अपना प्रशासन चलाना है। तो राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं को समझने के लिए भी मानचित्र बहुत ही जरूरी है। तीसरी मानचित्र की क्या आवश्यकता है? प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए। अब प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, जंगल, वन, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारा होता है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए भी मानचित्र का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कहाँ पर कोयला पाया जाता है, नदियाँ कहाँ बहती हैं, जंगल कहाँ है, इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए झरने, झील, पहाड़, ये सब चीज़ें, पठार, मैदान, इन सभी को जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र बहुत ही आवश्यक है। मानचित्र है तभी हम जान पाते हैं कि कहाँ पे सबसे अधिक कोयला है, कहाँ सबसे अधिक वन है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, इन सभी की जानकारी मानचित्र से होती है। तो मानचित्र अगर नहीं है तो हम नेचुरल सोर्सेस का पता नहीं लगा सकते हैं। अगला इसका उपयोग है शिक्षा और अनुसंधान के लिए, एजुकेशन एंड रिसर्च में। जैसे भूगोल हो गया, इतिहास और पर्यावरण, ये सभी विषयों में अध्ययन के लिए और अनुसंधान के लिए मानचित्र एक मूलभूत साधन है। अब मूलभूत साधन कैसे है? देखिए जैसे भूगोल में मानचित्र तो बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो हमको ये मालूम करना होता है कि कौन से जगह पे कौन सा प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक चीजें उपलब्ध है, कहाँ झील है, कहाँ झरने हैं, कहाँ पे खनिज संपदा, इसका पता लगाने के लिए हम मानचित्र का ही उपयोग करते हैं। दूसरा, इतिहास में कैसे इम्पोर्टेंट है मानचित्र? तो देखिए इतिहास में हमको इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये पता लगा पाते हैं कि किस नदी के किनारे कहाँ पे युद्ध हुआ, या फिर कौन से जगह पे कौन सा ऐतिहासिक स्थल है। तो इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी मानचित्र बहुत जरूरी है। तीसरा, बात करें पर्यावरण की। पर्यावरण में जो है कि मानचित्र की क्या आवश्यकता है? तो देखिए मानचित्र की बहुत ही आवश्यकता है पर्यावरण के लिए भी। तो शिक्षा और अनुसंधान में भी मानचित्र एक बहुत उपयोगी साबित हुआ है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एटलस की। देखिए एटलस क्या होता है? एटलस भी एक मानचित्र ही होता है, लेकिन ये मानचित्रों का कलेक्शन होता है। जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ मिला दिया जाता है और एक बुक की तरह बना दिया जाता है, जैसे आप एटलस देखे होंगे, तो वही एटलस हमारा क्या कहलाता है? वही जब ढेर सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, एक बुक की तरह बाइंड कर दिया जाता है, तो वो हमारा बन जाता है एटलस। और एटलस विभिन्न प्रकारों के तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। देखिए एटलस कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग पैमाने से इनको खींचा जाता है। तो एटलस जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बनता है, और एटलस कई प्रकार के और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए मानचित्र के प्रकार जान लें कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौगोलिक मानचित्र। भौगोलिक मानचित्र में क्या होता है? ये जो मानचित्र होता है पृथ्वी की भौगोलिक संरचनाओं को बताता है, दिखाता है। जैसे पठार, पर्वत, नदी, समुद्र, रेगिस्तान, झील, झरने, इन सभी को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? भौगोलिक मानचित्र का। भौगोलिक मानचित्र के माध्यम से ही हम पृथ्वी की भौगोलिक संरचना, पठार, समुद्र, रेगिस्तान, नदी, झील, झरने, इन सभी की जानकारी जो है कि हम भौगोलिक मानचित्र से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। देखिए राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? इस प्रकार के मानचित्र में देश, राज्य, जिला और शहर की सीमाएं और उनके नाम दर्शाए जाते हैं। आप राजनीतिक मानचित्र को उठा करके देखिएगा तो उसमें आपको क्या क्या दिखेगा? देश दिखेगा, राज्य दिखेगा, जिला, शहर और उनके नाम दर्शाए जाते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं थीमेटिक मानचित्र की। देखिए थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं, वे मानचित्र होते हैं जो किसी विशेष विषय या विषय वस्तु को दर्शाते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या करते हैं, विशेष विषय या विषय वस्तु को दर्शाते हैं और इनका उद्देश्य क्या होता है, किसी एक विषय की जानकारी को स्थान के आधार पर प्रस्तुत करना। एकदम एक स्पेशल सब्जेक्ट पे, एक स्पेशल विषय पे जानकारी देते हैं। जैसे वर्षा मानचित्र की अगर बात करें तो अब वर्षा मानचित्र में हमें सिर्फ वर्षा किन क्षेत्रों में कितनी अधिक वर्षा होती है, किन क्षेत्रों में कितनी कम वर्षा होती है, कब वर्षा होती है कब नहीं होती है, इन सभी की जानकारी हमको वर्षा मानचित्र से मिलेगा। अब वर्षा मानचित्र में हम सोचें कि जनसंख्या का जो है कि मालूम कर ले जानकारी, तो ऐसा नहीं होगा। वर्षा मानचित्र में सिर्फ वर्षा की ही जानकारी हमको मिलती है। उसी तरह से जनसंख्या मानचित्र है, तो जनसंख्या मानचित्र में हमें सिर्फ जनसंख्या की जानकारी प्राप्त होगी। साक्षरता मानचित्र है तो इसमें साक्षरता की जानकारी होगी कि किस क्षेत्र में कितने पुरुष साक्षर हैं, कितने पुरुष निरक्षर हैं, कितनी महिलाएं साक्षर हैं, कितने महिला निरक्षर हैं, कितने बच्चे साक्षर हैं। तो इन सभी की जानकारी हमें साक्षरता मानचित्र से मालूम होता है। भूमि उपयोग मानचित्र की अगर हम बात करें तो भूमि उपयोग मानचित्र से हमें क्या मालूम होता है कि किस क्षेत्र में कितना अधिक उपजाऊ भूमि है, कितना बंजर भूमि है, कितना रहने योग्य भूमि है। इन सभी की जानकारी हमें भूमि उपयोग मानचित्र से मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं वनस्पति आदि वनस्पति मानचित्र की। देखिए वनस्पति मानचित्र से हमें क्या क्या मालूम होता है, तो किस विशेष क्षेत्र में या किस देश में या किस राज्य में कौन सी वनस्पति मिलती है, कौन सी वनस्पति मिलती है, कब कब मिलती है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, वनस्पति मानचित्र से। तो थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं, वे मानचित्र जो किसी विशेष विषय या विषय वस्तु की जानकारी देते हैं। उदाहरण में वर्षा मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, साक्षरता, भूमि उपयोग, वनस्पति आदि, ये थीमेटिक मानचित्र के उदाहरण हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम थीमेटिक मानचित्रों के प्रमुख प्रकार की। देखिए थीमेटिक मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है जनसंख्या मानचित्र। ऐसे होते बहुत सारे हैं, यहाँ हम 4-6 मानचित्र को लेकर के आपको हम समझाएंगे, लेकिन बहुत सारे होते हैं। पहला अगर हम बात कर लेते हैं जनसंख्या मानचित्र की। जनसंख्या मानचित्र क्या होता है, देखिए जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण, इन सभी को जब दर्शाना होता है तब हम किसका उपयोग करते हैं, जनसंख्या मानचित्र का। जनसंख्या मानचित्र से हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व कितनी है, जनसंख्या वितरण कितना है, इन सभी की जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। वर्षा मानचित्र क्या होता है, वर्षा मानचित्र में हम विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली वर्षा की मात्रा को दिखा देते हैं। वर्षा मानचित्र में क्या क्या दिखाया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली वर्षा की मात्रा को दिखाया जाता है। फसल मानचित्र में क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती है, कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती है, ये हमको बताता है फसल मानचित्र। देखिए फसल मानचित्र से हमें सिर्फ यही नहीं मालूम होता है कि कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती है, बल्कि ये भी मालूम होता है कि कब कब उगाई जाती है, इसके लिए कौन सी उपयुक्त जलवायु होती है, कौन सी नहीं। इन सभी की जानकारी हमको किससे मिलता है, फसल मानचित्र से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भूमि उपयोग मानचित्र। भूमि उपयोग मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र क्या होता है, जैसे भूमि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, जैसे खेती के लिए जंगल, बंजर, आवासीय क्षेत्र, इन सभी को दर्शाने के लिए भूमि उपयोग मानचित्र प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ थीमेटिक मानचित्रों के प्रकार थे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं मानचित्र के घटक। देखिए मानचित्र के कितने घटक होते हैं, तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। पहला दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। ये तीनों मिलते हैं तभी जाकर के एक स्पष्ट, एक बेहतर मानचित्र बनता है, एक क्लियर मानचित्र बनता है। अगर दूरी नहीं दिखाते हैं किसी मानचित्र में, दिशा नहीं बताते हैं, प्रतीक नहीं बताते हैं, तो मानचित्र अधूरा होता है। वो मानचित्र पूरा कब होगा, जब दूरी, दिशा और प्रतीक तीनों दिखाया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं पहला इसका दूरी के बारे में। देखिए दूरी,
दूरी का मतलब होता है दो स्थानों के बीच की दूरी। जैसे एक ये स्थान हो गया, एक ये स्थान हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी को ही, दो स्थानों के बीच की दूरी जो मानचित्र पे दिखाई जाती है, यही दूरी होता है। और ये क्या दिखाता है, जो वास्तविक दूरी का ये छोटा रूप होता है। अब जैसे एक शहर ये हो गया, एक शहर ये हो गया, इन दोनों के बीच में 500 किलोमीटर दूर है। ये एक दूसरे से कितने कितने दूर पे हैं, 500 किलोमीटर पे। लेकिन हमको मानचित्र पे दिखाना, तो हम क्या करेंगे, दिखा देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 500 किलोमीटर। तो अब मानचित्र पे जब दिखाएंगे तो हम दिखा देंगे इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर पे। और यहाँ पैमाना लिख देंगे हम कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। क्लियर है। तो इस प्रकार से वास्तविक दूरी का ये छोटा रूप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं उदाहरण, जैसे देख लीजिए आप, ये हमारा उदाहरण है। उदाहरण, अब एक गांव ये है, एक गांव ये है। इन दोनों गांवों के बीच की दूरी हमको मालूम दिखाना है 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर तो ऐसे लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कि 1 सेंटीमीटर, पैमाने पर दिखाएंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 10 बचे 50, यानी 50 किलोमीटर। यानी इन दोनों के बीच की दूरी दिखा देंगे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पैमाना लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर और 50 किलोमीटर, तो हो गया इस तरह से। तो यही हम दूरी इसी प्रकार से मानचित्र में दिखाते हैं। नेक्स्ट है छोटे पैमाने वाला मानचित्र। छोटे पैमाने वाला मानचित्र क्या होता है, ये देखिए, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे महाद्वीप हो गए या देश हो गए, इन सभी को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे मानचित्र में 5 सेंटीमीटर स्तर के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, जैसे देखिए, एक देश ये हो गया, एक देश ये हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। लेकिन जब हमको जो है कि मानचित्र पे दिखाना होगा, तो हम क्या दिखाएंगे, पैमाना इसका 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। कितना, 100 किलोमीटर। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिखा देंगे हम, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर क्या दिखाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी अब दिखा देगा, 5 सेंटीमीटर, 500 किलोमीटर को। तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र क्या होता है, यानी छोटे पैमाने से हम बड़ी दूरी को दिखाते हैं। दो देशों के बीच की दूरी अगर 500 किलोमीटर है या 5000 किलोमीटर है, तो हम इसी तरह से दिखा देंगे। जैसे 500 किलोमीटर अगर है, तो हम दिखाएंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 500 किलोमीटर। तो जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग, महाद्वीप या देश को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, और यही होता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं मानचित्र में दिशा का महत्व। मानचित्र में दिशा का देखिए बहुत बड़ा महत्व है। अगर दिशाएं ही न मालूम हो, तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सा जिला किस दिशा में है, किस तरफ स्थित है। तो दिशा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो देखिए, मानचित्र में मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। पहला होता है उत्तर, जो ऊपर की ओर दिखाया जाता है। दूसरा दक्षिण, जो नीचे की तरफ। और तीसरा पूरब होता है, जो दाएं तरफ दिखाया जाता है। और चौथा पश्चिम होता है, जो बाएं तरफ दिखाया जाता है। तो ये हमारी मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। इसके अलावा उप दिशाएं भी होती हैं। उप दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, तो 4 उप दिशाएं भी होती हैं। 4 उप दिशाएं भी होती हैं। कौन कौन सी 4 उप दिशाएं होती हैं, तो देखिए, उत्तर और पूरब के बीच में ये जो उत्तर पूर्व होता है, ये पहला उप दिशा हो गया। दूसरा उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर हो गया ये, और ये हमारा क्या हो गया, पश्चिम। इसके बीच में ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है उत्तर पश्चिम, ये दूसरा उप दिशा हो गया। तीसरा दक्षिण पूर्व, ये देखिए दक्षिण पूर्व है, तो ये पूरब और दक्षिण के बीच में है। चौथा होता है दक्षिण पश्चिम, किसके किसके बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, ये है हमारा दक्षिण पश्चिम। तो 4 उप दिशाएं भी होती हैं। तो देखिए, दिशा का हमारे जो है कि मानचित्र में बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रतीक की। देखिए, अगर
हम प्रतीक का उपयोग ना करें मानचित्र में तो मानचित्र अधूरा होता है। हम कैसे मालूम करेंगे कि कहाँ पे झील है, कहाँ पे झरना है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ मंदिर है, कहाँ पे विरासत स्थल है। तो इन सभी चीज़ों को दिखाने के लिए हम प्रतीक का उपयोग करते हैं। प्रतीक का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे जो है कि मानचित्र में। और प्रतीक क्या करता है, विभिन्न वस्तुओं प्रतीक का जो उपयोग होता है वो क्या दिखाने के लिए होता है, तो प्रतीक मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं, स्थानों और विशेषताओं को संक्षिप्त और समझने योग्य तरीके से दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रतीक होते हैं ये असली वस्तुओं को, जो रियल वाली वस्तु होती हैं, इनको छोटे में और सरलीकृत रूप में होते हैं ताकि मानचित्र को पढ़ना आसान हो। यानी उस पे जो प्रतीक हम यूज करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे मंदिर का हमको दिखाना था तो हम छोटा सा क्या करेंगे, मंदिर वाला चित्र बना देंगे। अब ये छोटा भी होता है और सरलीकृत रूप में होता है, और इस तरह से मानचित्र को पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मानचित्र का हमारे जो है कि प्रतीक का हमारे मानचित्र में बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये देखिए मानचित्र में समान प्रतीक और उनका अर्थ। जैसे जैसे ये देखिए, अगर इस तरह का हमारा दिखाया हुआ है ये गोला, तो ये किसको दिखाएगा, शहर या गांव को। ये मंदिर जैसा दिख रहा है, घर जैसा, ये किसको दिखाता है, किला या ऐतिहासिक स्थल को। ये फ्लाइट दिख रही है, ये हवाई अड्डे को दिखाता है। ये पेड़ पौधे हैं, ये जंगल या वन क्षेत्र को दिखाते हैं। ये पर्वत या पहाड़ी या पर्वत चोटी को। ये गोला है और नीला में है, तो ये किसको दिखाएगा, नीले में है तो इसका मतलब जलाशय, झील, तालाब, इन सभी को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, जब किसी स्थान की मुख्य विशेषता को बिना माप या स्केल के दर्शाना होता है तब हम मानचित्र में रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। तो ये रेखा चित्र क्या होता है, एक प्रकार का सरलीकृत चित्र होता है। रेखा चित्र क्या होता है, एक प्रकार का सरलीकृत चित्र होता है जो किसी स्थान की मुख्य विशेषता को बिना माप या स्केल के दर्शाता है। और यह वास्तविक स्थान की एक काल्पनिक या रेखीय प्रस्तुति होती है। यानी जैसे किसी स्थान के बारे में हमको बताना है, वास्तविक स्थान के बारे में बिना माप के हमको इसको बताना है, तो ये हम एक रेखा चित्र बनाते हैं और उसी तरह से उसी रेखा चित्र के माध्यम से हम उस वास्तविक स्थान के बारे में जानकारी दे देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेखा चित्र की विशेषताएं। देखिए रेखा चित्र की क्या क्या विशेषता होती है कि रेखा चित्र पहला होता है अनौपचारिक और अनुमानित होता है। ये अनुमान पे आधारित होता है और अनौपचारिक होता है। दूसरा, स्केल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें स्केल का प्रयोग नहीं होता है। और इसमें उत्तर दक्षिण ये सभी दिशाओं का संकेत देता है। इसमें सारे जो दिशाएं होती हैं, जब हम रेखा चित्र बनाएंगे तो उसमें हम दिशा को दिखाते हैं, दिशा को दिखाना जरूरी होता है। अगला, इसका उपयोग स्थान की योजना या स्थानिक व्यवस्था समझाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, स्थान की योजना, किसी स्थान पर क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, क्या उपयोग करना है उस स्थान का, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। या स्थानिक व्यवस्था समझाने के लिए भी करते हैं कि किस स्थान पे क्या चीज़ें हैं, कहाँ है, किस दिशा में है, इसका उपयोग करने के लिए भी रेखा चित्र बनाते हैं। मान लीजिए अगर कोई आपको अपने घर का रास्ता समझा रहा है तो एक कागज पर वह क्या क्या दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आप ही को कोई आपके घर अपने घर का रास्ता समझा रहा है तो वो कागज पे दिखाएगा, पहले सड़क दिखाएगा, कौन सी सड़क जाएगी, इस सड़क पे कितने मोड़ हैं, मोड़ पे कौन कौन सी दुकानें हैं, किस चीज़ की दुकानें हैं, ये सभी का रेखा चित्र बना रहा है। तो रेखा चित्र बनाता है तो वही मानचित्र का एक रेखा चित्रण हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं खाका का। खाका क्या होता है कि जब एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई हमको मालूम करनी है, तो किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई तो मानचित्र में दिखाया नहीं जा सकता है। किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्या है, किसी मानचित्र में दिखेगा नहीं, क्या, लंबाई व चौड़ाई। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, खाका तैयार करते हैं, बड़े पैमाने वाले मानचित्र का एक रेखा चित्र खींचते हैं, और यही रेखा चित्र हमारा क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। यानी एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र,
खाका कहलाता है। खाका की विशेषताओं में क्या क्या होता है? खाका की विशेषताएं होती हैं, पहला, इसमें स्केल का प्रयोग नहीं होता है। इसमें किसका उपयोग नहीं होता? तो इसमें स्केल का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, जब हम खाका बनाते हैं तो इसे हाथ से आसानी से बनाया जा सकता है। अब कमरे की लंबाई और चौड़ाई दिखाना है तो हम क्या करेंगे? हाथ से ही बना करके दिखा देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, दिशा का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसमें जब खाका को बनाते हैं तो दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। किस दिशा में दरवाजा होगा, किस दिशा में खिड़की होगा, ये सारी चीजें। और इसमें प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है, इसमें सिंबल्स का भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।